बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इंग्लिश 9 में से जो हमारा यूनिट 6 है उसके एक एसएलओ को देखना है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर टुडेज एसएलओ ऑफ दिस लेक्चर. So today we have to learn an SLO from the competency of grammar. So let's find out what our SLO is. Construct sentences using the sentence patterns and structure learned in the earlier classes. So students, the demand of this SLO is to learn how to construct sentences according to the sentence patterns. So students, in English language there are a set of rules. There are some structural patterns according to which we construct different sentences. So today we have to learn about those sentence patterns, those structural patterns of the sentences which are most of the time used in making different sentences, and through learning those patterns we will learn to construct the new sentences. So this is our SLO. I hope you have understand what is meant by the SLO. Let's go further. Here is the vertical linkage. So let's find out what are today's brainstorming activities. So let's drill into your mind. So here is the brainstorming prompt. What are the different parts or elements we find in a sentence? So students, it's a question from you. Let's suppose we have a sentence. तो क्या लगता है उसके अंदर कौन कौन से मुख्तलिफ एलिमेंट्स या मुख्तलिफ हिस्से पाए जा सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, इज देयर एनीबडी जो ये बता सकता है? लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक फिक्रा लिख लेते हैं. He is playing outside. तो क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस फिक्रे में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ही क्या है, इज क्या है, प्लेइंग क्या है, आउटसाइड क्या है? यस स्टूडेंट्स, इज देयर एनीबडी? आप खुद को अनम्यूट करके आप हैंड रेज करें, फिर मैं आपसे पूछता हूं. जी, फ्रॉम द लिटिल स्टार स्कूल. यस, फ्रॉम द लिटिल स्टार स्कूल. He subject है, is helping verb है, playing verb है और outside object है. इज हेल्पिंग वर्ब है और जो प्लेइंग है वो क्या है? Verb वर्ब. तो आउटसाइड क्या है? object. ऑब्जेक्ट. Place है, place को show कर रहा है. प्लेस को शो कर रहा है. बट इज इट एन ऑब्जेक्ट और नॉट? यस स्टूडेंट्स, फ्रॉम एनीबडी, व्हाट इज आउटसाइड हियर? इज इट अ ऑब्जेक्ट और नॉट? यस स्टूडेंट्स. Yes, from the Renaissance school. Why it's not an object? If it's not an object, then what it is? Yes, students, what it is? Sir, it is a compliment. बहुत अच्छे. It's a compliment. Yes, you are right. ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है. ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिसके ऊपर एक्शन हो रहा हो, जो उस एक्शन का डायरेक्ट कंसर्न आप समझ लें कि जो नाउन है वो है. तो यहाँ पे आउटसाइड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा. इट्स एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि वो जो एक्शन किस मैनर में हो रहा है या किस अंदाज में हो रहा है या किस जगह पे हो रहा है. तो अगर जगह, अंदाज या मैनर को बताया जाए तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि कॉम्प्लीमेंट होता है. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, क्या आप सबको पता चल गया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? Okay, so let's find out what is meant by a sentence. So students, क्या यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बता सके कि phrase क्या होता है? Yes, from anybody. You have to raise your hands. What is meant by a phrase? जी. Conveys complete meaning. अच्छा बच्चों, आपको जब मैं पूछूं तब बोलना है. Yes, from the little stars. What is meant by a phrase? A phrase is a group of words which do not have any subject or verb. Okay, a group of words which cannot carry a subject or verb is a phrase. Okay, so what is meant by a clause? Yes students, what is meant by a clause? आपने सिर्फ हाथ खड़ा करना है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा. Yes,
लिटिल स्टार्स के अलावा किसी को नहीं पता? द जेटियन स्कूल, द सेंट्रल फातिमा, द किंग वे स्कूल, किसी को नहीं पता व्हाट इज मेंट बाय अ क्लॉज? सर जिसमें वर्ब नहीं होता। ओके, आप जेटियन स्कूल क्या कह रहे हैं आप? सर जिसमें वर्ब नहीं होता उसको क्लोज कहते हैं। अच्छा जी, कोई और जी? फ्रॉम द लिटिल स्टार्स, व्हाट इज मेंट बाय? हाँ हाँ, Group of words which make a sense has subject and verb. दोबारा से रिपीट करें। A group of words which have a group of words which have subject and verb and it make a sense. Okay, yes, from any other. It's not the right definition. Yes, from the central Fatma. Sir, clause is a word that makes complete meaning. इसमें verb का होना कंपल्सरी होता है। ठीक है। Yes, from the central school, शाहजहां campus. Clause क्या होता है? We are talking about clause. देखिए बच्चों, आप में से अच्छा अब जरा खामोशी से मेरी बात सुने। देखें, आप सब में से कुछ बच्चों ने ये कहा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स having complete sense is a clause, a group of words having a subject and a verb is a clause. जबकि clause क्या है? a group of words having a subject and a predicate, वो क्या कहलाएगा? clause कहलाएगा। A group of words having a subject and a predicate is called a clause. और predicate में कम से कम एक verb का होना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ये लिखते हैं he runs, तो ये क्या है? it can be a clause. ये subject है और ये predicate है, और यहाँ पे predicate के अंदर फकत verb मौजूद है। Is that clear? Yes students, क्या आपको बात समझ आई? clause क्या होता है? a group of words having a subject and a predicate. सिर्फ ये दो चीजें अगर मौजूद हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम clause बोलते हैं। Now what is meant by a sentence? What is meant by a sentence? What is the difference between a sentence and a clause? Clause is a group of words having a subject and a predicate. So sentence is also a group of words which have a subject and a predicate. So what is the difference? What is the point of difference? Is that clear? सेंटेंस में और कंप्लीट सेंस देता है। बहुत अच्छे, तो बिल्कुल ठीक कहा गया। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड इट विच कैरीज द कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस के लिए तीन शराइत जरूरी हैं, सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और वो मुकम्मल सेंस भी देता हो। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स? जी, आप सबको पता चल गया? लेट्स सपोज जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी अभी आपने एग्जांपल दी ही रन, तो ये सेंटेंस में आएगा? जी, इट कैन बी अ सेंटेंस, क्योंकि एक क्लॉज एक सेंटेंस भी हो सकती है। क्लॉज के लिए शराइत दो हैं, क्या? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। लेट्स सपोज अगर वो क्लॉज कंप्लीट मीनिंग भी देती है तो आप उसको एक एडिशनल फीचर के तौर पे लेंगे। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात की? यानी रोजा रखना जरूरी है, अफ्तारी में पकोड़े खाना जरूरी नहीं है। अगर आप खा लेते हैं तो एक एडिशनल चीज है। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके, तो क्लॉज, सिंगल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस हो सकती है। इज दैट क्लियर? क्या आप सबको पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड अ क्लॉज? बहुत अच्छे। तो जैसे मैंने आप सबको बताया, व्हाट इज अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट and a predicate which conveys the complete sense is called a sentence. So let's find out what is written there. A sentence is a group of words that makes complete sense, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड में दो चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब जो प्रेडिकेट है वो क्या होता है? क्या किसी को पता है व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड प्रेडिकेट? यस स्टूडेंट्स, फ्रॉम एनीबॉडी? नो स्टूडेंट्स, नो नो जी, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का बाकी पार्ट प्रेडिकेट है। बहुत अच्छे। एक फिक्रे में सब्जेक्ट के अलावा वो तमाम अल्फाज क्या कहलाते हैं?
प्रेडिकेट कहलाते हैं। प्रेडिकेट दरअसल हम किसी फिक्रे के उस हिस्से को बोलते हैं जो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, जो सब्जेक्ट को इलेबोरेट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे ही रन्स, तो यहां पे प्रेडिकेट सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन अगर मैं ये कहूं ही रन्स विद सारा वेरी फास्टली, तो अब विद सारा वेरी फास्टली और रन्स, ये सारे का सारा कलेक्टिवली क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। बिकॉज ऑल दी थिंग्स in a sentence other than the subject are called predicate। क्योंकि predicate दरअसल हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो सब्जेक्ट ही है, यानी ही क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, कब कर रहा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें सब्जेक्ट के बारे में मिलेगी किसी फिक्रे में, वो क्या कहलाती है? बोलो, प्रेडिकेट कहलाती है। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, ओके। सो लेट्स गो फर्दर। तो हमारे पास एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो और फिर वो मुकम्मल सेंस भी बनाए, तो क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। अ कंप्लीट सेंटेंस हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। इन एडिशन इट इंक्लूड्स एन एंड मार्क, आइदर अ पीरियड, अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो एक फिक्रा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कंप्लीट सेंस कन्वे करता होगा और उसका एंड या तो किस पे होगा? किसी पीरियड पे यानी फुल स्टॉप पे, या किसी क्वेश्चन मार्क के ऊपर, या एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ऊपर। अगर फिक्रा सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो किस पे खत्म होगा? फुल स्टॉप पे। अगर फिक्रा इंट्रोगेटिव है तो किस पे खत्म होगा? क्वेश्चन मार्क पे। अगर फिक्रा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी उसमें किसी इमोशन का, जज्बात का इजहार है, तो फिर किस पे खत्म होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क पे। तो स्टूडेंट, दिस इज द सेंटेंस। क्या आप सबको ये क्लियर हो गया? फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या है और इनमें क्या फर्क है? ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज मेंट बाय द सेंटेंस पैटर्न्स। सो स्टूडेंट, सेंटेंस पैटर्न्स वो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हैं जिसके मुताबिक इंग्लिश जुबान में मुख्तलिफ फिक्रे बनते हैं। सो दिस इज द पैटर्न 1, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हमने क्या एग्जांपल ली थी कि सिंपलेस्ट फिक्रा क्या हो सकता है? जिसमें सब्जेक्ट हो प्लस प्रेडिकेट हो। और हमने क्या बताया था कि प्रेडिकेट में कम से कम वर्ब होना जरूरी है। So verb is an obligatory part of the predicate. Without verb, it's impossible to being a predicate. Is that clear? यानी predicate में verb के अलावा object हो सकता है, adverb हो सकता है, complement हो सकता है, लेकिन verb के बगैर predicate का वजूद नहीं होगा। तो अब सिंपलेस्ट पैटर्न क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो ये क्या बन सकता है? ही रन्स, जैसे हमने अभी एग्जांपल ली, ही स्लीप्स, शी थिंक्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। द फर्स्ट पैटर्न सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम SV पैटर्न बोल लेंगे। तो आप इन पैटर्न्स को नोट करते जाएं, आपकी किताब में भी ये दर्ज हैं, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। और उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? ही रन्स। क्या आप में से कोई इस सेंटेंस पैटर्न के मुताबिक मुझे कोई एग्जांपल देना चाहेगा? हैंड रेज करो जी। Yes. Yes, from the no, it's not the pattern. The pattern is subject and a verb. Single subject, single verb. Yes, from the Little Star Schools. Yes, from the Little Star School. She writes. She writes. Yes, any other? Okay, she sees. She plays. She plays. Okay. Yes, from the Renaissance School. She eats. बहुत अच्छे बच्चों। तो जैसे आप सबने कहा क्या? She sees, he eats, they played, ये सारे के सारे किस पैटर्न के मुताबिक हैं? SV पैटर्न के मुताबिक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पैटर्न के मुताबिक। So let's find out the next pattern. What is the next pattern? So here we have the example like it shrinks, it sings, birds fly, the moon is shining. So now we have to look at the second pattern. So what is the second pattern? The second pattern is that there is a subject plus predicate यानी verb plus complement। जैसे हमने अभी एक फिक्रा लिखा था, they are playing outside, he is playing outside, तो उसका क्या स्ट्रक्चर बनता था?
ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग क्या आ गया, प्रेडिकेट यानी वर्ब आ गया, और कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, आउटसाइड। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स। Yes, sir. तो यहां पे क्या हुआ, लाइक दैट बुक इज माइन। अब माइन क्या है, माइन इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, क्वाइट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट, सो क्वाइट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा हो। तो यहां पे क्वाइट, माइन या चैलेंज ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इन पे एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि ये किसको शो कर रहे हैं, ये किसी पोजेशन को शो कर रहे हैं, किसी रेफरेंस को शो कर रहे हैं। दे आर एडजेक्टिव्स, दे आर शोइंग द पोजीशन, दे आर शोइंग द मैनर। तो जो अंदाज को, मैनर को या किसी ऐसी चीज को शो करें, वो क्या कहलाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। दैट्स व्हाई माइन इज द कॉम्प्लीमेंट, दैट बुक इज माइन बिकॉज माइन इज शोइंग पोजेशन। इसी तरह the children kept quiet, so what is quiet? Quiet is an adjective, it's not an object. Is that clear students? समझ आ गई आपको? तो what is the second simplest pattern? Subject plus verb plus subject complement, a thing which is actually complementing the subject. Is that clear students? Yes, sir. एक असूल आप याद रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन के तौर पे आता है। वो किसके तौर पे आता है? नाउन के तौर पे। अगर एडवर्ब आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नेसेसरीली कॉम्प्लीमेंट होगा। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। Here we have the third pattern, and what is that? The simplest pattern which we carry, subject plus verb plus object, या इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर डायरेक्टली एक एक्शन हो रहा है। And what could be the example? We have not received water. तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और सॉरी ये वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। सिंपलेस्ट सी बात। मिसाल के तौर पे हम क्या कह सकते हैं जी, कोई इसकी एग्जांपल लिखवाना चाहेगा? Yes, is there anybody? You have to raise your hand. Yes, from the Central Fatima School. Is there any student from the Central Fatima? जी, she is doing her work. ओके, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, डूइंग क्या है, वर्ब है, और हर वर्क ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स। So this is very much simple. We use these patterns a lot. These patterns are quite simple और हम इन्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। Now we have the fourth pattern. इसमें क्या होता है, subject plus verb plus indirect object plus direct object। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, subject plus verb plus direct object plus indirect object. Is that clear? DO means direct object, IO means indirect object. So what is meant by direct object? Direct object is the thing which is जिसके ऊपर एक्शन डायरेक्टली हो रहा है, और अगर उसमें लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी चीज है जो इनडायरेक्ट रेफरेंस में है उस एक्शन के, यानी उस एक्शन के साथ इनडायरेक्ट ताल्लुक किसी दूसरी चीज, किसी दूसरे शख्स, किसी दूसरे मामले का भी है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आमतौर पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस में पहले आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे मिसाल के तौर पे द टीचर गिव अस होमवर्क, यहाँ पे टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, एक्शन क्या है, गिव, अस क्या है, ऑब्जेक्ट। अब जो हमें दिया गया है वो भी तो मतलब यानी गिव, क्या गिव किया गया है, होमवर्क। दैट्स व्हाई इट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये नहीं है, डायरेक्टली इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, बल्कि एक इनडायरेक्ट मैनर के ऊपर वो एसोसिएट है किसके साथ, एक्शन के साथ। तो स्टूडेंट्स क्या आपको पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर क्या है और इसका क्या मतलब है? यस स्टूडेंट, इज इट क्लियर? Yes. Okay, so let's find out the fifth pattern. Subject plus verb plus direct objects proposition plus propositional object. तो अब इसमें क्या होता है, इसमें आए हम इसकी एक एग्जांपल पढ़ते हैं। I have bought a watch for my sister. यानी इसमें आपके पास क्या आता है, आपके पास पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है,
और फिर आपके पास प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम पीओ कह सकते हैं। तो वो क्या बनता है, यानी फॉर क्या है, प्रपोजिशन है। यानी प्रपोजिशन यूज करके आप क्या यूज करेंगे, आप एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। यानी इसमें सब्जेक्ट क्या था, आई, हैव बॉट यानी खरीदा है वर्ब, आ वॉच एक घड़ी। तो यहां तक फिक्रा एक तरह से कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने आगे प्रपोजिशन फॉर लगाई कि भाई किसके लिए खरीदी है, बिकॉज प्रपोजिशंस आर एक्चुअली द पोजिशनिंग वर्ड्स। प्रपोजिशंस वो होते हैं जो किसी की तरफ इशारा करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, फॉर लगा के माई सिस्टर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, और ये फॉर क्या है, प्रपोजिशन। सो दिस कुड बी द स्ट्रक्चर लाइक शी मेड कॉफी फॉर ऑल। तो फॉर क्या आ गया, प्रपोजिशन। इसी तरह आर ओल्ड वाटर सिस्टम एंड द चेंजिंग वेदर आर मेकिंग थिंग्स रियली डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी इन द टाउन। सो इन क्या आ गया, प्रपोजिशन आ गया। यानी सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर प्रपोजिशन और फिर एक और ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको इस स्ट्रक्चर का भी पता चल गया? यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके, बहुत अच्छा जी। फ्रॉम द रेनेसांस स्कूल, इज देयर एनी क्वेश्चन? जी मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए बच्चों, मैंने आपको सिंपल बताया कि क्या होता है। आमतौर पे जब दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो क्या होता है, जब सेकंड ऑब्जेक्ट आता है तो आप किसी प्रपोजिशन के जरिए भी नाउन को जोड़ते हैं ना, आप प्रपोजिशनल फ्रेज यूज कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहां पे किया, लेट्स सपोज अगर हम ये लिखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट with boys. Now it's the turn for the Renaissance school. यहां पे ही क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। is playing क्या आ गया, वर्ब आ गया। क्रिकेट क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। और with क्या है, प्रपोजिशन है। बॉय क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और with क्या है, प्रपोजिशन है। तो जब प्रपोजिशन की मदद से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ा हो तो फिर स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रपोजिशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी, फ्रॉम द रेनेसांस स्कूल, इज इट क्लियर नाउ? Okay, so let's go further. Here we have the sixth pattern. What it is? Subject plus verb plus noun or pronoun plus adjective. तो इसमें क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पे the boy pushed the door open. अब इसको अगर मैं मजीद सिंपल करूं तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। समझ आई बच्चों बात की कि नहीं आई? क्योंकि अगर नाउन या प्रोनाउन है तो वो तो ऑलरेडी किसके तौर पे यूज होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे। ऐसा ही है ना, हमने अभी अभी डिसाइड किया था ना। जी बच्चों, याद है किसी को? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। जैसे मिसाल के तौर पे दी स्मिथ बीट इट फ्लैट, या लेट्स सपोज हम जरा थोड़ी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, द बॉय पुश द डोर ओपन। अब ये ओपन क्या, दरवाजे का खुला होना या बंद होना एक खासियत है। जैसे मिसाल के तौर पे हम क्या कह सकते हैं, ही इज आ बॉय। अब आगे हम क्या लगा लेते हैं, हु लिव्स इन लाहौर। अब देखो, हु लिव्स इन लाहौर ये क्या कर रहा है, आपको नहीं लगता कि ये एडजेक्टिव है, ये खासियत बता रहा है किसकी, बॉय की? बात समझ आई आपको कि नहीं आई? तो लेट्स सपोज देयर इज अ सब्जेक्ट, देयर इज अ वर्ब, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, और फिर क्या है, अगर वो जो ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन है उसकी कोई खुसूसियत बताई जा रही है, कोई एडजेक्टिव उसके साथ लगाया गया है, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। क्या आपको समझ आ गया? जी बच्चों, यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यू हैव टू रेज योर हैंड्स। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। तो स्टूडेंट्स, ये 6 मेन स्ट्रक्चरल पैटर्न्स थे जो हमने आज पढ़े।
सिर्फ यही फकत नहीं है, मतलब और भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये 6 बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अपनी राइटिंग में. देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच वी यूज्ड while writing, while crafting the English, but these were the 6 simplest one. तो हमारे पास अब हमने क्या करना है, राइट 2 sentences in your notebook for each sentence pattern. आपने हर एक सेंटेंस पैटर्न को पकड़ना है और उसके लिए एटलीस्ट 2 से 3 सेंटेंसेस क्या करने हैं, अपने नोटबुक में लिखने हैं. इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स? Yes, sir. सो हियर इज द सिमुलेशन एज वेल. आप इस सिमुलेशन से भी हेल्प ले सकते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर आवर वर्कशीट. काइंडली ओपन द वर्कशीट. ओपन द वर्कशीट. तो हम थोड़ा सा वर्कशीट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है. व्हाट अबाउट दैट? कर लें थोड़ा सा? Yes, sir. ओके, तो द वर्कशीट इज गोइंग टू बी ओपन. तो हम फिर उसे शुरू करते हैं. तो ये देखें जी, हमारे पास ये वर्कशीट मौजूद है. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई the components of the sentence. तो यहाँ पे सबसे पहले 7 components दिए गए हैं. First important component is subject, then the verb, then the object, then the complement, adverbial phrase या adverb, direct object, indirect object, जिसमें से 5 बेसिक स्ट्रक्चरल पैटर्न है. हमने 6 पढ़े कि एक SV है, फिर SVO, फिर SVIO, फिर SVC, SVOC. तो बच्चों ये सारे के सारे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. तो ये 4 5 6 मशहूर हैं. अब आपने क्या करना है, आपने सेंटेंस पढ़ना है और उसका जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है वो लिखवाना है. तो मैं जिस बच्चे को कहूंगा फकत वो लिखवाएगा. सो हियर वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस, टीना इज अ टीचर. Yes, from anyone, you have to raise your hands. Subject plus verb plus. एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा. Yes, from the Central Fatima campus. टीना क्या है? Third subject. What? टीना is subject. Helping verb है और ये helping verb है, is helping verb है. बेटा देखो, जब मेन वर्ब मौजूद ना हो तो इज एम आर या वाज वर्ब मेन वर्ब के तौर पे काम करते हैं. ठीक है, ये वर्ब है. आगे आ टीचर क्या है? ऑब्जेक्ट. तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बना? SVO. बहुत अच्छे. तो आगे चलते हैं जी. Now we have the second sentence. The birds fly. कोई ऐसा जो इसका जवाब दे सके. Yes, from the Kingway school. Yes, from the Kingway school. From the Kingway school, you have to unmute yourself and give the answer. क्या है जी? S V. V क्या है? S क्या है? दी S है या दी बर्ड्स S है? जी बच्चों, दी बर्ड्स S है या बर्ड्स S है? दी बर्ड्स. तो दी बर्ड सब्जेक्ट हो गया. फ्लाई क्या है? वर्ब. तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन गया? SV. बहुत अच्छे. नाउ वी हैव द थर्ड सेंटेंस, ही रन्स फास्ट. Yes, is there anybody? Yes, from the JTN school. What is the structure? subject. Okay. Run is verb Yes. and fast is adverb. Adverb. यहां पे हम क्या लिखेंगे Adjective. जी? Adjective. यहां पे तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेंगे ना. क्या ख्याल है? याद है मैंने बताया था कि अगर एडवर्ब है या एडजेक्टिव है तो वो किसके तौर पे आएगा? कॉम्प्लीमेंट के तौर पे. समझ आ गई बच्चों बात की जी? तो आए जी आगे चलते हैं. नाउ वी हैव अ सेंटेंस, शी बॉट अ कार. यस, फ्रॉम एनी ऑफ यू. यस, फ्रॉम द अलसाइड स्कूल सिस्टम. यस, फ्रॉम द अलसाइड. She subject है. शी सब्जेक्ट है. Bought verb है.
व्हाट वर्ब है? और कार ऑब्जेक्ट है। कार ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों बहुत अच्छे। इसी तरह से आपने इस कंप्लीट वर्कशीट को अटेम्प्ट करना है और इसकी मदद से आपके लिए इस लेक्चर को समझना, इन पैटर्न्स को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इज देयर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस सेंटेंस पैटर्न्स? यस स्टूडेंट्स, ऑल ओके? ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। सलामत रहें, अल्लाह हाफिज।